हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज का सेशन वर्ब पर बेस्ड होने वाला है। आज हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा। साथ ही साथ लिखिएगा ज़रूर नेक्स्ट एक्सरसाइज आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर डैश अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है। सो देयर के अकॉर्डिंग आप चूज़ नहीं कर सकते कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। सो यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी आपका सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आने वाली वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग जाएगी। जैसे यहाँ पर है अ फ्यू बॉयज़। अब अगर मैं बात करूँ अ फ्यू बॉयज़ की, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल? अ फ्यू बॉयज़ का मतलब है कुछ लड़के। कुछ जब मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स ये क्लियर है कि एक से तो ज़्यादा हैं, और कोई भी चीज़ जब एक से ज़्यादा हो तो उसको हम प्लूरल मानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मुझे चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास। द नंबर 2 इज नेवर डैश मैट एनी गर्ल सो ब्यूटिफुल। एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपके सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड आया है नेवर। तो ध्यान रखिए, जब भी आपका सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, हो सकता है नेवर से स्टार्ट हुआ हो या सेल्डम, बेयरली, स्कैर्सली, ये सभी कैसे वर्ड्स हैं? ये नेगेटिव सेंस रखते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस इनसे स्टार्ट होता है सेम उसी तरीके से हार्डली, तो याद रखिए यहाँ पर इन्वर्जन का केस बनता है। कैसे? इन्वर्जन क्या होता है भाई? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अदरवाइज जनरली क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। बट जब भी नेगेटिव वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तब आपको क्या करना है? इन्वर्जन लगाना है। पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है, उसके बाद सब्जेक्ट। दैट मीन्स एक चीज़ क्लियर है, ना तो ऑप्शन बी होगा ना तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद वर्ब। बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और डी, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन डी की, तो यहाँ पर डिड आया है। और एक चीज़ याद रखिए, डिड से मुझे क्या पता चल रहा है? डिड से मुझे पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो जब भी आपका इस तरीके से सेंटेंस पता चल जाए, डू, डज या डिड से, डू डज अगर होता तो प्रेजेंट टेंस, डिड अगर है तो पास्ट टेंस, तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो अपने बेस फॉर्म में होती है, उसको फिर हम कन्वर्ट नहीं करते। क्योंकि डिड से ही मुझे पता चल गया पास्ट टेंस है, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होगी। सो यहाँ पर मीट होना चाहिए था अगर डिड का यूज़ होता। अगर डिड करेक्ट होता तो यहाँ पर मैट नहीं होता, मीट होता। यानी ये भी नहीं हो सकता, डी भी गलत है। बचा ऑप्शन नंबर ए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेवर हैव आई मैट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। याद रखिए, आई के अकॉर्डिंग हैव का यूज़ किया गया है। आई से रिलेटेड एक फैक्ट आपको बताता हूँ, आई के साथ एम का यूज़ हो जाता है, आई के साथ वॉज का यूज़ हो जाता है। क्लियर? बट इसके अलावा अगर आप आई के साथ और कोई भी वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए वो हमेशा प्लूरल वर्ब में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे मैंने यहाँ पर आई के साथ हैव का यूज़ किया है, ना कि हैज़ का। तो आई के साथ एम आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, बट इसके अलावा और कोई भी वर्ब अगर आप यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ की जाएगी। द नंबर 3 इज देयर डैश नथिंग टू वरी अबाउट। जैसा मैंने आपको सेंटेंस 1 में बताया, आपको जो नेक्स्ट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज़ करनी है। तो नथिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करूंगा। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। द नंबर 4 इज इफ़ यू डू वेल इन दिस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर देन माई एफर्ट्स डैश सक्सेसफुल। सेंस क्या बन रहा है? यदि तुम इस एग्ज़ाम में अगले साल नेक्स्ट ईयर अच्छा करते हो तो मेरे एफर्ट्स सक्सेसफुल होंगे। सेंस आपको समझ आया? यहाँ पर मैंने देखा भाई नेक्स्ट ईयर आ रहा है, यानी आने वाले टाइम की बात की जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं विल बी का यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द नंबर 5 इज ऑल द फर्नीचर डैश सेंट टू द मार्केट। यहाँ पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है। सब्जेक्ट आपका क्या है? ऑल द फर्नीचर। एक चीज़ याद रखिए, फर्नीचर एक ऐसी नाउन है जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होती है। ये सिंगुलर है, साथ ही साथ अनकाउंटेबल है, और आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते एस या ई एस लगाकर। सो यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अब वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका वॉज करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑल द फर्नीचर वॉज सेंट टू द मार्केट। द नंबर 6 इज द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स डैश फाइनल।
यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है कि बोर्ड मेंबर्स का जो डिसीजन है वो फाइनल है। असल में आप देखो तो यहाँ पर आया बोर्ड मेंबर्स, जो कि प्लूरल नाउन है। अगर इसके अकॉर्डिंग जाना चाहो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पर आपका जो असल में सब्जेक्ट है वो बोर्ड मेंबर्स ना होकर है द डिसीजन। आपका सब्जेक्ट है द डिसीजन और इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी होगी। तो डिसीजन की बात की जा रही है, तो डिसीजन कैसी नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल? फटाफट बताइए, सिंगुलर नाउन। इसीलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देन नंबर 7 इज नाइदर ऑफ द टू बॉक्सेस डैश बिग एनफ। अब अगर देखा जाए टू बॉक्सेस यानी प्लूरल नाउन, बट यहाँ पर टू बॉक्सेस मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट क्या है, पूरा कंप्लीट पढ़िए, नाइदर ऑफ द टू बॉक्सेस। नाइदर ऑफ लगने से क्या हुआ, अब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी ये सिंगुलर डिमांड करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टू बॉक्सेस इज बिग एनफ। The number 8 is प्रभात along with his family dash living here for 3 years। यानी प्रभात अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर कितने दिन से रह रहा है, 3 सालों से रह रहा है। एक चीज़ नोटिस कीजिए भाई, जब भी मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि भाई कोई भी काम पहले कभी स्टार्ट हुआ और वो आज तक हो रहा है, एक टाइम नोटेशन आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दिया 3 ईयर्स, तो वो सेंटेंस आपका कैसे होगा, वो होगा आपका पास्ट टेंस का या पास्ट कंटिन्यूअस का। यहाँ पर मुझे लिविंग लिखा हुआ मिल गया यानी कंटिन्यूअस, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। क्लियर? जब भी आपको टाइम नोटेशन मिल जाए तो ध्यान दीजिए वहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो लिविंग मुझे दिखा यानी कंटिन्यूअस है और परफेक्ट होना ही है, तो कैसे बन जाएगा, प्रभात अलॉन्ग विद हिज फैमिली। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पर मुझे हैज़ बीन का यूज़ करना चाहिए या हैव बीन का। तो जब भी आपके दो नाउन अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज इन तरीके के वर्ड्स से जुड़ें तो आपको क्या करना है, जो आपका पहले वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज करनी है। जैसे यहाँ पर एक नाउन है मेरा प्रभात, दूसरा नाउन है हिज फैमिली, दोनों को अलॉन्ग विद से जोड़ा गया, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले नाउन के अकॉर्डिंग यानी प्रभात के अकॉर्डिंग। अब प्रभात सिंगुलर है इसीलिए मुझे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रभात अलॉन्ग विद हिज फैमिली हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। देन नंबर 9 इज ईच एंड एवरी पेन डैश ब्लैक। ईच एंड एवरी का मतलब क्या है भाई, कहीं भी किसी भी नाउन से पहले अगर ईच एंड एवरी आ रहा है तो उनको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, यानी हर एक पेन, ईच एंड एवरी पेन इज ब्लैक या वॉज ब्लैक, हमेशा सिंगुलर ट्रीट करोगे और इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देन नंबर 10 इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका सेंटेंस इस तरीके से बने आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के बाद हो सकता है आपकी नाउन प्लूरल आए, तो उसके बाद याद रखिए आपको वर्ब भी कैसी यूज़ करनी है, प्लूरल यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉट कॉपिंग। बट अगर यहाँ पर होता द नंबर ऑफ के साथ याद रखिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। क्लियर? आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। द नंबर 11 इज द कमेटी डैश चूजन देयर चेयरमैन। कमेटी के लिए आपको एक वर्ब चूज करनी है। अब कमेटी देखिए सिंगुलर की तरह भी ट्रीट हो सकती है और प्लूरल की तरह भी। जब पूरी कमेटी का एक ओपिनियन हो तब वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। बट अगर कमेटी का अलग अलग ओपिनियन चाह रहे हैं, एक ओपिनियन नहीं है, सभी अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं अलग अलग, तब आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कमेटी एक साथ काम कर रही है या अलग अलग ओपिनियन रख रही है? तो आप देखें आगे सेंटेंस में यहाँ पर लिखा है देयर। देयर का मतलब क्या है भाई, ये एक आपकी प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज़ की गई है। क्लियर? ये खुद में प्लूरल वर्ड है। दैट मीन्स कि कमेटी ने क्या किया, अपना चेयरमैन चूज किया। देयर का मतलब है कि भाई एक एक आदमी की अलग अलग बात की जा रही है। अब जब यहाँ पर आपका ये प्लूरल वर्ड यूज़ किया गया है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यानी कमेटी को अब कैसे ट्रीट किया गया, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया। दैट मीन्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द कमेटी हैव चूजन देयर चेयरमैन। अगर देयर की जगह यहाँ पर हिज आता
तब मैं हैज़ यूज़ कर लेता, क्योंकि हिज क्या है, सिंगुलर। उसी से मुझे पता चल जाता भाई सारी कमेटी एक साथ एक दिशा में सोच रही है, एक ओपिनियन बनाकर चल रही है। द नंबर 12 इज राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। कढ़ी चावल आपने सुना होगा। तो भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, दो नाउन है, एक है राइस दूसरा है करी, दोनों को एंड से जोड़ा। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट बनता है वो प्लूरल बनता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। बट यहीं पर मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगा, कोई भी दो चीज़ मिलकर जब एक नई चीज़ बना दें और वो एग्जिस्ट करती हो असल में, तब आप उसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे एक चावल है, एक कढ़ी है, दो चीज़ें हैं अलग अलग, दोनों को मैंने मिलाया तो एक स्पेशल डिश तैयार हो गई, राइस एंड करी, कढ़ी चावल। अब ये एक डिश है, दोनों मिले तो एक डिश बनी, एक डिश बनी यानी एक वचन सिंगुलर, इसीलिए मैं इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करूंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राइस एंड करी इज़ हिज फेवरेट फूड। सेम उसी तरीके से राजमा चावल हो सकते हैं। द नंबर 13 इज आई डैश आउट लास्ट नाइट। आई के लिए आपको वर्ब चूज़ करनी है। भाई मैंने आपको बताया आई के साथ या तो एम आ सकता है या तो वाज आ सकता है, इसके बाद और कोई भी वर्ब अगर आप यूज़ करोगे तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, ये मैंने आपको बताया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है डोंट गो। डोंट गो क्या यहाँ पर आ सकता है? भाई डोंट गो की अगर मैं बात करूँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर आया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब क्या है? मतलब है पास्ट टेंस। क्लियर? पिछली रात की बात की जा रही है, यानी पास्ट टेंस, बीते हुए समय की। तो डू नहीं आ सकता क्योंकि डू आता है प्रेजेंट में। सेम उसी तरीके से हैव नहीं आ सकता, ये आता है प्रेजेंट में। बचा ऑप्शन नंबर बी और सी, दोनों में डिडंट आया है, बट इसके बाद एक में वेंट है, एक में गो है, तो मैं गो वाले को चूज करूंगा, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। रीजन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप डू, डज या डिड का यूज कर लेते हैं तब आप जो मेन वर्ब होगी उसका टेंस या उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी बेस फॉर्म में रहेगी। गो है तो वो गो ही रहेगी, वो वेंट नहीं बनेगी, क्योंकि आपने पहले ही डिड लगा दिया पास्ट बनाने के लिए। द नंबर 14 इज माई फेवरेट फिल्म इज शोले डैश इट 4 टाइम्स। सभी ऑप्शंस देखें तो सी का सेंस आ रहा है, यानी देखने का। तो मेरी फेवरेट फिल्म शोले है, जिसको मैं 4 बार देख चुका हूँ, 4 बार देख चुका हूँ। कोई भी काम जब हो चुका है तो वहाँ पर आपका आता है परफेक्ट टेंस। यहाँ पर अगर बात की जाए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही है जो परफेक्ट टेंस बनाता है। ए की बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट है, सी की बात करूं पास्ट टेंस है, डी की बात करूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। द नंबर 15 इज ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। यहाँ पर क्या हुआ, दो नाउन है मेरे पास, किस तरीके से, एक है ही और दूसरा है हिज फ्रेंड्स, दोनों को एज वेल एज से जोड़ा गया है। सो कोई भी दो वर्ड्स को, दो नाउन या प्रोनाउन को जब एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, बोथ, इस तरीके के वर्ड्स से जोड़ा जाता है, तो आपको क्या करना है, जो पहले वाला आपका सब्जेक्ट है, जो पहले वाला नाउन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज करनी है। जैसे अभी हाल ही में एक सेंटेंस हमने किया था, सो सिंगुलर चाहिए ही के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। हो सकता है बोलने में आपको थोड़ा अटपटा लगे, बट ग्रामेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। द नंबर 16 इज द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है द गेट, जो कोई काम खुद नहीं कर रहा, काम करने वाला कौन है, वॉचमैन, बाय द वॉचमैन। तो आपको कुछ सेंस नहीं आ रहा पैसिव वॉइस का? जी बिल्कुल, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस के अंदर आप जानते हो भाई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लगती है, काफ़ी बार आपने देखा है। तो अगर आप सीधे ओपनड लगा दोगे तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। अगर आप वर का यूज़ करोगे तो गेट क्या है, सिंगुलर है, वर नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरा, द गेट वॉज ओपनड बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। वॉज ओपनिंग भी क्योंकि कोई सेंस नहीं दे रहा है। इसके बाद नंबर 17 है देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यहाँ पर जैसे मैंने आंसर आपको बता दिया, भाई देयर से आप डिसाइड नहीं कर सकते वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, तो आपको जाना होगा नेक्स्ट वर्ड पर। नथिंग, नथिंग को ट्रीट किया जाता है सिंगुलर, इसीलिए इज आएगा।
देन नंबर 18 इज नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स डैश अराइव्ड। अब ध्यान दीजिएगा, जब नाइदर नॉर से आइदर और से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, जैसे यहाँ पर एक ही है और दूसरा है हिज फ्रेंड्स, तो आपको जो पीछे वाला सब्जेक्ट है, जो बाद वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज़ करनी है। दो रूल मैंने आपको बताए, जब एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन सब से जोड़ा जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ कर लूँगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देन नंबर 19 इज आई डैश फॉर अ बिग कंपनी इन बैंगलोर। अब यहाँ पर आप देखिए भाई, मैंने आपको एक चीज़ बताई, आई के साथ एम आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, इसके अलावा कोई भी वर्ब लगाना चाहो तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी, यानी वर्क्स यहाँ पर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ए सही है, बिल्कुल सही है। आई वर्क फॉर अ बिग कंपनी इन बैंगलोर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20, कैटल डैश फर्स्ट हैंड विद अ रोप। कैटल के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, कैटल, पीपल, पुलिस, पब्लिक, ये सभी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, बट ये असल में प्लूरल हैं। क्या क्या बताया? कैटल, पीपल, पुलिस, पब्लिक, ये सभी प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैटल आर फास्टेंड विद अ रोप। देन नंबर 21 इज विलेज आफ्टर विलेज डैश डिस्ट्रॉयड। जब भी आपकी कोई नाउन, कोई भी दो नाउन हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर विलेज, उनको किसी प्रपोजिशन से जोड़ा जाए और कुछ इस तरीके से बने, विलेज आफ्टर विलेज, शिप आफ्टर शिप, कुछ इस तरीके से सेंस बने, तो याद रखिए यहाँ पर विलेज 2 बार ज़रूर आया है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई भी दो सिंगुलर नाउन यदि प्रपोजिशन से जोड़ी जाती हैं तो उनको आप फिर भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे बाद में भी। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज वॉज डिस्ट्रॉयड। देन नंबर 22 इज नन ऑफ माई चिल्ड्रन डैश एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। यहाँ पर नन ऑफ का केस बना, तो इससे रिलेटेड दो रूल मैं आपको बताता हूँ। नन ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसको आप गिन नहीं सकते, तो उसको आप सिंगुलर ही मानते हैं। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है उसको आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। तो नन ऑफ के बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगी। नन ऑफ के बाद अगर कोई प्लूरल नाउन आ रही है तो वो प्लूरल वर्ब लेगी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो आया है माई चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है? एक प्लूरल वर्ब। चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ब है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करूँगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 23 इज 20 माइल्स डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 20 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ध्यान दीजिए यहाँ पर 20 माइल्स आया है और ये क्या सेंस निकल रहा है कि 20 मील कोई एक बड़ा डिस्टेंस नहीं है, बड़ी दूरी, लंबी दूरी नहीं है। तो जब भी किसी डिस्टेंस को, किसी क्वांटिटी को, किसी अमाउंट को एक यूनिट की तरह दिखाया जाए, एक इकाई की तरह दिखाया जाए, तो उसे आप सिंगुलर ट्रीट करेंगे और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। देन नंबर 24 इज द इंग्लिश डैश ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हैव। रीज़न क्या है? देखिए, ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हैं, या फिर आप बोल सकते हैं और अगर मैं बात करूं तो स्पेनिश हो गया, चाइनीज हो गया आपका, और इंडियन हो गया। इस तरीके से ये क्या आपके कंट्रीज़ हैं और ये आपके एक तरीके से शो करते हैं नागरिकता को, आपकी नेशनैलिटी को। सेम उसी तरीके से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उनके पहले अगर आप दा लगा देते हो, डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करते हो, तो वो क्या करते हैं? अपनी नेशनैलिटी को शो करते हैं। जैसे जब मैं बोल रहा हूँ द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों की, सभी अंग्रेज, पूरी जाति, संपूर्ण जाति की मैं बात कर रहा हूँ। और जब संपूर्ण जाति की बात करूँगा तो उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, इसीलिए मैं उसको प्लूरल ट्रीट करूँगा और वर्ब भी उसको दूंगा प्लूरल। दैट्स वाई मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर रहा हूँ, हैव को मैंने यहाँ पर चूज़ किया। देन नंबर 25 इज मोर देन वन प्लेयर डैश सेलेक्टेड फॉर द टूर्नामेंट।
यहाँ पर केस बना है मोर देन का। अब मोर देन से रिलेटेड आपको रूल समझा देता हूँ। देखिए, मोर देन के बाद डिपेंड करेगा आपका नाउन कैसा आ रहा है। जब आपका नाउन मोर देन के बाद सिंगुलर आता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, दैट मीन्स यहाँ पर वॉज करेक्ट होगा। और जब मोर देन के बाद आपका प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, दैट मीन्स वर आ जाएगा। समझ आया? मोर देन का केस बहुत ही सिंपल है। अगर इसके बाद सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद नंबर 27 इज वन ऑफ द बॉयज इन माई क्लास डैश वॉन अ प्राइज। वन ऑफ से रिलेटेड रूल समझिए। वन ऑफ के बाद आपका कोई भी प्लूरल नाउन आएगा, बट वन ऑफ लगने की वजह से आप क्या कर रहे हैं भाई, जितने भी लड़के मेरी क्लास हैं उनमें से एक की बात कर रहे हैं, और जब एक की बात होगी दैट मीन्स सिंगुलर की बात हो रही है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दूंगा, वन ऑफ द बॉयज इन माई क्लास हैज़ वॉन अ प्राइज। देन नंबर 28 इज द परसेंटेज ऑफ स्पेक्टेटर्स डैश इंक्रीज्ड दिस ईयर। परसेंटेज ऑफ से रिलेटेड रूल समझिए भाई। अगर आपको परसेंट ऑफ लिखा मिल जाए या परसेंटेज ऑफ लिखा मिल जाए, इसके बाद आने वाली नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजंट मैटर, वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर यूज़ करनी है, क्योंकि बात अब यहाँ पर स्पेक्टेटर्स की नहीं की जा रही, अब बात की जा रही है परसेंट की, परसेंटेज की, और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। इसीलिए इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हैज़। द नंबर 29 इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश एब्सेंट टुडे। तो आ नंबर ऑफ का रूल मैं आपको पीछे बता कर आ रहा हूँ। बताया था मैंने आपको, जब भी आ नंबर ऑफ आए तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करते हैं, बट अगर द नंबर ऑफ आए तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज एब्सेंट टुडे। देन नंबर 30 इज हॉर्स एंड कैरेज डैश स्टैंडिंग एट द डोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यानी घोड़े और तांगे दरवाजे पर खड़े हैं काफ़ी समय से। हॉर्स एक अलग नाउन है, कैरेज एक अलग नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ा। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, जब आप घोड़े और तांगे को एक साथ जोड़ दोगे तो एक नया चीज़ बनकर सामने आएगी, हॉर्स एंड कैरेज, जिसको बोलते हैं घोड़े तांगा। घोड़ा तांगा अपने आप में एक व्हीकल है, एक वाहन है। तो जब भी दो चीज़ मिलकर कोई एक नई चीज़ बना दें तब आप उसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे, चाहे वो दोनों एंड से ही क्यों ना जुड़े हों। तो ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, दैट मीन्स यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसीलिए मैं ऑप्शन नंबर बी चूज करूंगा, हॉर्स एंड कैरेज हैज़ बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये थे आपके क्वेश्चंस वर्ब से। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट बचता है देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।